तो चलो भाई बच्चों, लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 5 का। और आपने इसके दोनों लेक्चर तो देख लिए ही होंगे। कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हंसी हंसगुल्ले वाले और बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने वाले। ये मैं ही हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 है और करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी यहाँ पर चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। हम 12th नहीं पढ़ रहे। ये हमारा गवर्नमेंट एग्जाम की कॉम्पिटिटिव बुक है जिसका नाम है एस.एल. अरोड़ा, जिसका नाम है ल्यूसेंट, जिसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं। फिलहाल हम इसके 20 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमसे कह रहा है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू समर्पित होता किया जाता है, इसका कारण है। आपने देखा होगा एक तार जो होता है ना वो अर्थिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं अर्थिंग में इस्तेमाल, इस चीज़ का रीज़न पता है आपको? मैं बताता हूँ आपको अर्थिंग क्यों करते हैं। एक्चुअल में हमारा क्या होता है ना, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, बाय द वे ऐसा नहीं हो, ये आप उम्मीद करें घर में ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर 1% शॉर्ट सर्किट हो गया तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करती है और उस अमाउंट की करंट को हम किसी घर के वायर में यूज़ नहीं कर सकते। अगर ले लेंगे यूज़ भाई तो हमारे वो अप्लायंसेस ख़राब हो जाएंगे। तो हम उस करंट को तुरंत अर्थिंग करना होता, अर्थ में पहुंचाना होता। तो अर्थ में पहुंचाने के लिए आपको जाहिर सी बात है एक वायर लेना पड़ेगा जिसको आपको अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसीलिए अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी पर्पस से। तो हमारा क्या है, लघुपतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, ये इसका आंसर है। लघुपतन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। लघुपतन का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रहा है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, बताओ किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए होता है। अभी समझाया अर्थिंग की क्यों की जाती है भाई, सुरक्षा के लिए, ताकि हमारी बाकी बचे हुए अप्लायंसेस, बाकी बचे हुआ सर्किट सेफ रहे, ठीक है, करंट उसको खराब ना करे। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कितनी होती है? पहली बात तो ये आप लोग इसका जवाब दोगे। इसका जवाब कैसे दोगे आप लोग, मैं बताता हूँ। आप लोग 100% जवाब दे दोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो वोल्ट मीटर होता है उसको आप कैसे लगाते हो? उसका आप लगाते हो पैरेलल क्रम में। कहाँ? पैरेलल में। पैरेलल इसको बोलते हैं कि आपने एक तार यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक तार यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो आपने समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगा दिया। आपका उद्देश्य क्या है? वोल्टेज नापना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नापना। इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यही तो नापने का काम है। अब मैं आपसे ये कहूँगा, क्या आप ये चाह रहे हो कि इसके अंदर से करंट फ्लो करके चली जाए? आपका जवाब होगा भाई बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं इससे वोल्टेज नाप रहा हूं तो करंट तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब करंट ना जाए इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रख दो। और करंट को ये पता होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। रेजिस्टेंस करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है, उसे रुकावटें कम मिलती है, तो करंट वहीं को फ्लो करके जाएगी। अब यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ रुकावट बहुत ज़्यादा होगी, तो भाई करंट यहाँ को फ्लो करके नहीं जाएगी। जब करंट नहीं फ्लो करके जाएगी तो फिर हमारा वोल्ट मीटर जो है वो आदर्श वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर के लिए ज़रूरी है कि इसके बराबर में एक रेजिस्टेंस लगाया जाए, और ये रेजिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट का होना चाहिए। तो मतलब इसको बोल सकते हैं असीमित। अनंत तक तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि अनंत कहाँ पर है, इनफाइनाइट कहाँ पर है, तो इसको आप असीमित कह सकते हो, ठीक है। तो हम जो लगाते हैं रेजिस्टेंस वो कैसे लगाते हैं? असीमित। एसएससी ने 2015 में पूछा था और एक अच्छा लॉजिकल आंसर है और लॉजिकल क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, बताओ क्या होता? और ये नियम किसका है? ये दो बातें हैं मेरी, किसका है ये नियम? तो एक्चुअल में ये किरचॉफ का करंट लॉ है। किरचॉफ करंट लॉ, जिसको आप केसीएल के नाम से जानते आए होंगे। केसीएल को समझाने से पहले मैं आपको बिल्कुल देशी शुद्ध भाषा में समझाना चाहूँगा कि आपने घर में ना पाइप लगाए, एक पाइप ये लगाया, एक पाइप ये लगाया, एक पाइप ये लगाया, एक पाइप ये लगाया और एक पाइप ये लगा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पानी आ रहा है, इसमें भी पानी आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि इसमें भी पानी आ रहा है। अभी जो भी पाइप आपने यूज़ किए हैं इनका सारा का पानी यहाँ को आया,
सारा पानी यहाँ आके इकट्ठा हुआ। अब ये जाएगा कहाँ कहाँ को, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जाएगा इधर को जाएगा और इधर को जाएगा। अगर आपने सिंपल सा ये लॉजिक समझ लिया तो आपने केसीएल समझ लिया। कैसे बता देता हूँ, देखो एक्चुअल में आप ये मानो कि अब ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I3, और सपोज दैट ये करंट जो है वो I4 है और ये करंट जो है वो I5 है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि जितनी करंट आई है उतनी करंट गई भी है इस जंक्शन से, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, नो डाउट बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कहूँगा ठीक है, फॉर जंक्शन, जंक्शन के लिए लगा दो भाई, क्या लगाओगे आप कि I1 जो है प्लस I2 जो है प्लस I3 ये I हैं, और ये सब जुड़ने के बाद में दो हिस्सों में टूट के गई हैं, मतलब I4 प्लस I5 में। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, आप इन दोनों को इधर को ले आओ, तो आप कहोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 ये जीरो हो गया। तो मैं ये कहूँगा जंक्शन पर जितनी भी करंट आई है उन टोटल का जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक का मतलब होता है प्लस माइनस के साथ जो सम कर रहे हो, एल्जेब्रिक सम कितना है, जीरो है, तो इसको आप क्या देते हो, समेशन I इज इक्वल टू जीरो। तो भाई ये ही किरचॉफ का करंट लॉ है। ठीक है भाई, किरचॉफ करंट लॉ, उसने ये कहा था कि जंक्शन पर किसी भी सर्किट के किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इसका मतलब ये है जंक्शन की तरफ आने वाली धाराएं हमेशा बराबर होती हैं जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं की। तो बिल्कुल सही है, दोनों भाषा में आपने समझ लिया। अच्छा, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सी चीज खत्म नहीं हो रही है। तो आप कहोगे चार्ज खत्म नहीं हो रहा, जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला भी गया। तो मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं KCL, और ये KCL आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको पता लग गया। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य किसने किया, KCL ने। तो ये वाली बात आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं, हाँ यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर तो दे दो पहले भाई। अरे यार, आंसर दिए बिना आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, आंसर दो। आंसर क्या है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत पहले कह चुके हैं, इनका नाम है किरचॉफ भाई साहब। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हमसे कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। ओ माय गॉड, ठीक है होने दो, क्या दिक्कत है। तो आगे कह रहा है यदि इसमें 110 वोल्ट, यदि इसमें, बार बार फोन आ रहा है, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस होता। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, तो जो दे रखा आप लिख लो, R दे रखा आपको 440 ओम है। यदि इसमें 110 वोल्ट के स्रोत से, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो भाई धारा, वोल्टेज या करंट, रेजिस्टेंस है, एक ही रिलेशन आपने सीख रखा है इस चीज से रिलेटेड, वो है V इज इक्वल टू IR, ओम का नियम। V आपको पता है कि 110 है, I आपसे पूछ रहा है, और R कितना 440। मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी, तो 110 को आप 440 से भाग कर दो, बचेगा I निकालने के लिए देखो आप 110 से 440 4 बार चला जाएगा, 1/4, जिसको आप 0.25 भी कहते हो। यूनिट क्या है, एम्पियर, 0.25 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्रतिरोध का मात्रा क्या, भाई रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। खत्म, कहाँ लिखा हुआ ओम। अगला पूछा भी नहीं गया था। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों की जो वायरिंग होती है ना, एक्चुअल में वो समांतर क्रम में होती है। किस में होती है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों होती है, क्योंकि समांतर क्रम में वायरिंग करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितने भी अप्लायंसेस होते हैं घर में लगे हुए, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो फ्रीज हो, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन हो, ये सब
सब समान वोल्टेज पर जाती हैं, है ना, इन पर समान वोल्टेज जाता है। समांतर क्रम में जो होता है ना वोल्टेज समान रहता है। अगर आप यहाँ वाले प्लग में, यहाँ वाले बोर्ड के अंदर स्विच लगाओगे और चेक करोगे कि वोल्टेज कितनी आ रही है, तो उतनी ही आ रही होगी जितनी यहाँ लगे हुए स्विच के अंदर आ रही होगी। तो वोल्टेज समान रहती है। तो इसीलिए समांतर क्रम में वोल्टेज हमेशा की बात कर रहा हूँ, हमेशा समान रहता है। देखो इसीलिए हम जो है अपने बल्ब, पंखे सबको या पूरी घर की वायरिंग को काय में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। अगर आप श्रेणी क्रम की बात करोगे तो मान लेते हैं एक बल्ब के 2 तार ये हैं, तो दूसरे वाले तार से आपने दूसरा बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह क्रम जो कहलाता है ये श्रेणी क्रम है। फिलहाल मैंने समांतर बताया तो इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हार इसका आंसर दे दो। आंसर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में। अगला 27 के बाद 28वां, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये नियम किसका था भाई? ये नियम पूरा का पूरा ओम का था। किसका था? ओम का था। इसके बारे में बहुत बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध, भाई पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक चलती है। पहली बात तो ये कि यार ये जो क्वेश्चन डिजाइन किया है ना, जहां से भी ल्यूसेंट ने कॉपी पेस्ट मारा, भाई बिल्कुल गलत आंसर मार रखा है इसने। ल्यूसेंट के अंदर कुछ जगहों पर या फिर कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स है और मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट आपको करके दे देता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों को मैं डायरेक्ट नहीं रटाता। अगर कोई बंदा वीडियो नहीं देख रहा और वो अपनी तैयारी करने पे है ल्यूसेंट से, तो भाई वो गलत आंसर को याद कर लेगा, ये उसके लिए ड्रॉबैक रहेगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहाँ से बता दिया मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ करा रखा, R = ρL/A। आप जाएं सर्च करें प्रिपरेशन अड्डा, एकेडमिक, तो वहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर इंटरनेट आ रहा होगा तो मैं यहाँ सर्च करके आपको दिखा सकता हूँ। आप जाएं क्रोम पे, क्रोम खोलें, क्रोम ब्राउज़र खुल जा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मैंने ये बता रखा, हालांकि इसके अंदर ही बता रखा। तो प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक, यहाँ देखें प्रिपरेशन YT लिखें। पहले तो यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे YT पे जाने के बाद देखो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वहाँ जाकर चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। ये देखो प्रिपरेशन अड्डा एकेडमी का एक चैनल खुल गया। ये मेरा अपना ही चैनल है जिसका नाम है प्रिपरेशन अड्डा एकेडमी। मैं ही पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की है वो इंजीनियरिंग से कंप्लीट की है। इंजीनियरिंग मेरी बैकग्राउंड है। बहुत पहले मैंने 2017 में पास आउट हो चुका था और मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया है टीचिंग में, बहुत टाइम से पढ़ा दोबारा तो। और ये भी है कि मैंने IIT वगैरह की कोचिंग की थी, बहुत अच्छे से सिलेक्शन भी मेरा हुआ था और अब मैं एजुकेशन वाले फील्ड में ही हूँ। तो एक्चुअल में जब आप इसमें जाओगे ना तो आपको इस चैनल पे, कहाँ गया भाई तू, तो रुक जा, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा, इस चैनल के अंदर चलते हैं। चैनल के अंदर आपको जो मिल जाएगा ना, देखो ये अभी हाल ही में चैनल बनाया हुआ है, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पे चलते हैं। प्लेलिस्ट में जो मैंने बना रखा 11th का, ये 12th का देखो आप, ये 12th का देख लो आप। तो 12th के अंदर इतने सारे, देखो ये है ना करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स, तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आप सब देख सकते हैं भाई। करंट डेंसिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स वगैरह सब कुछ है, A to Z सब कुछ, और बहुत अच्छे से है। जैसे फनी वे में मैं यहाँ पढ़ाता हूँ सेम वैसे ही। और आप लोग जो भी एकेडमिक का बच्चा है या फिर आपका भाई होगा, दोस्त होगा, बहन होगी, तो आप उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करें कि भाई आप लोग प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक पर जाएं और उनसे रिलेटेड कंटेंट जो है, जैसे कि 11th के CBSE बोर्ड के हैं, तो ये दावा है कि अगर सारी वीडियोस देख लिए, सारे क्वेश्चंस देख लिए, सारी वीडियोस देख लोगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 100% 95+ मार्क्स लेकर आने की ताकत रखता बच्चा, अगर सारे क्वेश्चंस लगा दिए मेरे बताए हुए। तो ये मैं यही बताना चाह रहा था कि यार इस पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जो आप चाह रहे हो ना वो सब मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार कि यदि किसी तार की त्रिज्या, तो मैं ये वाला बताता हूँ, ρ = RA/L। मैंने कहाँ बता रखा, ये कहाँ बता रखा, मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा था। देखो ये यहाँ बता रखा, खुल जा भाई, ρ = RA/L कहाँ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, एरिया ऑफ द, देखो ये है फैक्टर अफेक्टिंग। मैं बता रहा हूँ कि देखो ये है टॉपिक्स, ओम्स लॉ,
फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये सब इसके अंदर बताया हुआ है। अब कैसे बताया हुआ, देखो कहाँ बताया हुआ, कहीं ना कहीं आ जाएगा। एरिया पे किस तरह से डिपेंडेंसी है, किस तरह से चेंज हो रहा है। फिलहाल मैं यहाँ इसको समझा रहा हूँ, ओम्स लॉ को बता रहा हूँ अभी, उसके बाद में आएगा। ये तो इधर को आ जा भाई, अरे कैसा आएगा ये, इससे आ जाएगा, हाँ ये ऐसा आ जाएगा। देखो ये अभी ओम्स लॉ चल रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई ये ना समझे कि भाई क्या कर रहे हो। देखो ये लेंथ ऑफ द वायर, फैक्टर अफेक्टिंग द, ऐसा बड़ा कर दो अब जरा, इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ देख लो अब, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो लेंथ भी है, एरिया भी है। एरिया पे बता रखा, फिलहाल लेंथ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, और लेंथ के हिसाब से भी एक मज़े बिल्कुल फनी वे में एग्जाम्पल ही ऐसे लिया था जिसमें फनी वे में बात चल रही थी, बहुत हंसते हुए बात कर रहे थे भाई हम लोग। तो यहाँ देख लो, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेस, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आप यहाँ से जाकर सीख सकते हैं यार, ये पूरा लेक्चर इसी चीज़ का है। मैं स्पेशली यहाँ बताना नहीं चाह रहा, मैं बचना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ जाकर देख लें। ये प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक वाला चैनल है, जहाँ आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। और आपकी तैयारी देखो, आपको कुछ स्पेशल तो आने वाला नहीं है। अभी क्या हो रहा है भाई, ये 11th-12th ही आएगा, आपका कुछ स्पेशल तो आने वाला है नहीं, 11th-12th ही आएगा। तो भाई आप 10th 11th 12th को अच्छा करने के लिए भाई देख लो। तो फिलहाल यहाँ से आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो आप कैसे करोगे इसको। अब इसको रेडियस के टर्म में कैसे लिखोगे, इसको कह सकते हो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको ऊपर से ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मैं रेडियस आधी कर देता हूँ, देखो उसने क्या रखा, त्रिज्या आधी कर दिया। अगर रेडियस को मैं आधा करता हूँ तो आधे का स्क्वायर करूंगा तो आर स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, 4 ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसमें ऐसे 4 गुना दे नहीं रखा, तो इसलिए यहाँ 16 गुना काट करके 4 गुना हो जाएगा। तो तब ठीक होगा, 4 गुना लिख दोगे तो ठीक है। 4 गुना क्यों, क्योंकि जब आप रेडियस को आधा करोगे तो आधे का मतलब है आर अपॉन 2 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो वैसे ही मैंने वहाँ ये बता रखा कि रेडियस जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, या पाथ जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता दोनों में क्या संबंध है, उस चीज को एक्सप्लेन करता। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही कुछ था, आप लोगों को पता चल गया कि आपको अब करना क्या है। जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मजे से तैयारी करते रहो, आपकी 100% बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी यार, ये श्योरिटी है हमारे चैनल की।